हमारे पास एक ईएमपी नाम की टेबल है ऑलरेडी। और मैं एक दूसरी टेबल मैंने कल बनाई थी जिसका नाम था EMP5 करके। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक टेबल है जिसमें दो कॉलम है, EID ई नेम। EMP5 टेबल का नाम है। इसमें कुछ वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम EMP5 वैल्यू मान लीजिए 601 और नेम मैंने कर दिया, मान लीजिए आ जाए। और एक का कर दिया, मान लीजिए मैंने भेजा 605। तो मेरे पास दो टेबल है। एक है EMP5 टेबल जिसमें दो कॉलम है और अपने कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। एक टेबल EMP है जिसमें 1 2 3 4 कॉलम है और इसके पास अपने रिकॉर्ड्स हैं कुछ। अब मैं क्या चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं इंसर्ट करना चाहता हूं EMP टेबल के कुछ रिकॉर्ड्स को EMP5 टेबल में। कौन से रिकॉर्ड? जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, वो सारे रिकॉर्ड EMP5 टेबल में चले जाए। लाइक 1 2 3 4, ये चारों के चारों रिकॉर्ड या हर वो रिकॉर्ड जिसकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, वो कहां चला जाए? EMP5 टेबल में। लेकिन सर कैसे? यहाँ पे कॉलम का नाम EMP-ID, यहाँ कॉलम का नाम EID है। यहाँ पर EMP नेम है, यहाँ ई नेम है। यहाँ सैलरी डिपार्टमेंट, यहाँ सैलरी डिपार्टमेंट की बात ही नहीं हो रही है। तो अब हम आज सीखेंगे कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग टेबल है जिसमें मैं किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे उनको देखिए। तो यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है EMP5 वैल्यू। यानी कि मुझे EMP5 टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो एक बार में एक ही होगा। एज सेलेक्ट, कहां से सेलेक्ट करके लेकर आएंगे? EMP टेबल से सेलेक्ट करके लेकर आएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, EMP टेबल से सिर्फ दो ही कॉलम सेलेक्ट करके लेकर आना। क्यों? क्योंकि इस टेबल में दो ही कॉलम है और जिस ऑर्डर में इसमें कॉलम रखे हैं उसी ऑर्डर में यहां दो कॉलम लेकर आना। तो कौन कौन से दो कॉलम लेकर आएंगे? चार में से कोई से दो ले आओ। रूल कहता है कि कॉलम कोई सी भी ले आना, लेकिन उनका डेफिनेशन मैच करना चाहिए। जैसे EMP5 टेबल में पहला कॉलम है EID। अब कॉलम का नाम EID क्या है या कुछ और है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कॉलम की डेफिनेशन क्या है वो देखो। हमने कहा इंटीजर डेटा टाइप है, प्राइमरी की लगा हुआ है। तो इसमें जिस टेबल से आप सेलेक्ट करके ला रहे हैं उसमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब सैलरी को उठाकर मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि सैलरी भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इसको उठाकर भी इसमें डाल सकता हूँ, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है हमारा। ठीक है, तो सेलेक्ट EMP-ID कॉमा, इस टेबल में दूसरा कॉलम कौन सा है हमारा? ई नेम। ई नेम कॉलम किस टाइप का? वैरचर। तो अब EMP टेबल से कोई भी वैरचर कॉलम को उठाकर आप ई नेम कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। तो EMP नेम उठा सकते हैं।
ईएमपी नेम फ्रॉम ईएमपी। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो ईएमपी टेबल के दो कॉलम सेलेक्ट होकर इस टेबल के दो कॉलम सेलेक्ट होकर इस वाली टेबल के अंदर हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वेयर लगाना चाहूं तो वेयर भी लगा सकता हूं। वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, तो ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं लगाए, न लगाना चाहते हैं ना लगाए। देखो कहाँ गलती हुई। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू एंड select employee ID, employee name from EMP, where employee salary is greater than equal to 50,000. कोई छोटा मोटा कीवर्ड इधर हो गया होगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम कीवर्ड नहीं लगाना, वो टेबल सिर्फ टेबल बनाते हैं और साथ में वैल्यूज कीवर्ड। इंसर्ट इनटू टेबल नेम सीधा, ठीक है। 4 रो ऐड हो गई हमारी उसमें। अब देखो ईएमपी 5, दो तो ये पहले से थी, ये 4 और आ गई हमारी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज करके हम लोग किसी एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड्स को किसी एग्जिस्टिंग टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। सारे करने हैं, वेयर लगा के करने हैं, वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। रूल क्या है, रूल है कि जो टेबल से रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे उसमें कॉलम्स की डेफिनेशन और जिस टेबल में इंसर्ट हो रहे हैं उसमें कॉलम की डेफिनेशन हमारी सेम होनी चाहिए। नाम अलग अलग हो सकते हैं कॉलम के, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेशन हमारी सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आप लोग दिमाग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। मैंने क्या करा, मैंने एक टेबल और बनाई, क्रिएट टेबल EMP6। इसमें एम कर दी इंटीजर टाइप की, ई नेम कर दिया वैरचर टाइप का, उसके बाद क्या था वहां पर सैलरी, ई सेल कर दिया फ्लोट टाइप का, डिपार्टमेंट कर दिया मान लीजिए वैरचर टाइप का, और यहाँ पर साथ में जेंडर भी कर दिया वैरचर टाइप का। जहां जहां वैरचर लगाया है वहां वहां पर साइज देना जरूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगी। EMP6 टेबल बनकर तैयार हो गए, ठीक है। इसमें एक रिकॉर्ड में इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यू EID मान लो मैंने कर दी यहाँ पर 800, ई नेम मान लीजिए ए कर दिया, डिपार्टमेंट मान लीजिए सैलरी, सैलरी मान लो 50,000 कर दी, डिपार्टमेंट मान लीजिए मैंने अकाउंट कर दिया, जेंडर मान लीजिए मैंने मेल कर, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP6। अब जो मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताओ कैसे मैं कर पाऊंगा। मैं EMP टेबल के सारे रिकॉर्ड EMP6 टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूं, बताओ क्वेरी क्या हो।
टास्क क्या है, ईएमपी टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे हमारे इस ईएमपी 6 टेबल में आ जाए। समस्या क्या है, समस्या यह है कि जहां से निकालोगे वहां 4 कॉलम है, 1 2 3 4, और जहां पर जाएंगे वहां पर 5 कॉलम है। कैसे करोगे इस काम को, गैस करके बताओ। इंसर्ट से तो शुरू करेंगे ही करेंगे, इंसर्ट इनटू ईएमपी 6 यहां तक तो करेंगे करेंगे। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, समय ज्यादा लग जाएगा। सेलेक्ट, अब मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम तो लाने नहीं है, सारे कॉलम ले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। तो अगर मैं इतना लिख दूं तो इस क्वेरी को थोड़ा समझिए, इंटरप्रेट करिए। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ऑल, ऑल क्या, ऑल कॉलम। किस ऑर्डर में, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में टेबल में बने हैं। मतलब पहला कॉलम आएगा आईडी, दूसरा आएगा नेम, तीसरा आएगा सैलरी, चौथा आएगा डिपार्टमेंट। ठीक है। अब जो कॉलम सेलेक्ट होकर आ रहे हैं वो कहाँ इंसर्ट हो जाएंगे हमारे ईएमपी 6 टेबल में, किस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। तो पहला कॉलम जो यहां से आएगा वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरा कॉलम जो यहां से आएगा यहाँ इंसर्ट आ जाएगा, तीसरा कॉलम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, चौथा कॉलम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। अब पांचवें कॉलम में तो वैल्यू ही नहीं है, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, यही होता है ना। नल तब जाता है, देखो ये हमें प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, तब हमारा दिमाग मानने को तैयार होता है। किसी भी कॉलम में बाय डिफॉल्ट नल कब इंसर्ट होता है, जब आप किसी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय जिन कॉलम्स को वैल्यू इंसर्ट करना चाहते थे उन कॉलम्स का नाम स्पेसिफाई करते हैं, और जिसमें नहीं करना चाहते उसको स्पेसिफाई नहीं करते। जब आप किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करते समय ये नहीं बताते हैं कि किस किस कॉलम के लिए वैल्यू जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम के लिए काउंटिंग होती है। तो अब आप चाहते हो कि भाई मुझे यहां से 5 ही कॉलम मिले हैं, तो वो 4 कॉलम मिले ईएमपी टेबल से, तो जो 4 कॉलम है वो इसके 4 कॉलम में जाके मैप होने चाहिए। तो कैसे करोगे, इंसर्ट इनटू ईएमपी 6, बताओ कि इसके 4 कॉलम यहाँ पे कौन से 4 कॉलम से जाके मैच होंगे। तो किस किस कॉलम मैच होने चाहिए, ई आईडी में, दूसरा ई नेम में, तीसरा ई सेल, चौथा डिपार्टमेंट, यही कॉलम है, ई आईडी, ई नेम, ई सेल, डिपार्टमेंट। आप ऑर्डर बदल दोगे तो बदल जाएगा। ठीक है। अब जो बच गया उसमें आपका जाएगा डिपार्टमेंट वाला, डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम डिपार्टमेंट। क्यों डिपार्टमेंट में ट्रंकेटेड क्यों, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा ये, सर जो डिपार्टमेंट की लेंथ है वो 10 है। और मैंने कितनी कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो। चलो यानी कि यहाँ पर हुआ ये कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट कॉलम है उसमें जो वैल्यूज है वो 10 से ज्यादा की है, और जब मैंने टेबल बनाई थी तो ये मैंने डिपार्टमेंट की लेंथ कितनी कर दी है। चलो ये भी सीख लो फिर कि सर मान लो गलती हो गई, क्या करें अब, साइज बढ़ा लो। कैसे बढ़ाएंगे बताओ। अगर मुझसे लगा ये गलती हो गई कि मेरा डिपार्टमेंट कॉलम 10 लेंथ के लिए बनाया गया है इस ईएमपी 6 टेबल में, अब मुझे 10 की जगह 20 करना है, कैसे करेंगे, अल्टर, अल्टर टेबल ईएमपी 6, उसके बाद कैसे कॉलम का आप यहाँ पर साइज बढ़ाएंगे, तो देखो सिंटैक्स टू मॉडिफाई डेटा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल, तो यहाँ पर मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करेंगे, मॉडिफाई
कॉलम, कॉलम का नेम, डेटा टाइप और उसका साइज है। मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम क्या है हमारा, डिपार्टमेंट, केयर, कितना कर दो उसे, ठीक है। अब इस कमांड को रन कराओ जो अभी आप करा रहे हो। चल गई। अब यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP6। अब यहाँ पर नल आएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को किसी दूसरे टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट क्वेरी दो तरह से बिहेव करती है। पहला, एक बार में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना। जब एक बार में एक रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो इंडिपेंडेंट है, आप बताते हो उसमें वैल्यूज क्या क्या आएंगे। दूसरा, किसी एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड को किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर इंसर्ट करना। रिकॉर्ड जितने चाहे उतने आप करा लो, 2 करा लो, 10 करा लो, अकॉर्डिंग टू वेयर कंडीशन। वेयर नहीं लगाओगे तो सारे के सारे इंसर्ट हमारे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर सेलेक्ट, फिर उसके आगे कौन कौन से कॉलम आपको इंसर्ट कराने हैं, ठीक है। वैल्यूज कीवर्ड नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। मान लीजिए सिचुएशन ये है, कोई एक कॉलेज है, या चलो एम्प्लॉय टेबल तो आपकी चली रही है, एक टेबल और बना देते हैं जिसका नाम कर दिया एड्रेस। एम्प्लॉय टेबल जो आपकी पुरानी वाली चल रही है यही रहने देते हैं, सस्ता हो जाएगा। अब मैं एड्रेस नाम की टेबल एक बनाना चाहता हूँ। एड्रेस टेबल में क्या स्टोर करोगे, एड्रेस टेबल में उन एम्प्लॉयज के एड्रेस स्टोर करेंगे जो EMP टेबल के अंदर है, लाइक दिस। EMP टेबल के अंदर अभी देखो ये कितने हैं, 8 एम्प्लॉयज हैं। इन 8 के एड्रेस मुझे स्टोर करने हैं। एड्रेस में क्या क्या स्टोर करोगे, कुछ भी करा लो। एड्रेस में मोबाइल नंबर स्टोर कर लो, ईमेल स्टोर कर लो, सेक्टर, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, कुछ भी स्टोर कर लो जो आपका मन करे, ठीक है। लेकिन यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस एड्रेस टेबल में उन्हीं एम्प्लॉय के एड्रेस स्टोर हो जो EMP टेबल में एम्प्लॉय है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय का एड्रेस आप इसमें स्टोर करना चाहें जो एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट ना करता हो तो उसका एड्रेस नहीं आना चाहिए। कैसे करोगे ये काम, फिर समझिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक EMP टेबल चल रही है। अब आपसे कहा गया भाई जो एम्प्लॉयज हमारे पास हैं उनके एड्रेस आ गए हमारे पास, उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, अब उनके एड्रेस की डिटेल को भी स्टोर कर लो ताकि कम्युनिकेशन कभी करना हो कोई आगे तो कर पाए आसानी, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं इस एड्रेस टेबल में क्या करना चाहता हूं, इस एड्रेस टेबल में एम्प्लॉय का सिटी, एम्प्लॉय का स्टेट और एम्प्लॉय का अदर इंफॉर्मेशन एड्रेस के लिए जो होती है वो स्टोर करना चाहता हूँ। कंडीशन क्या है वो सुनिए। कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में सिर्फ उन्हीं के एड्रेस आए जो एम्प्लॉय टेबल में हो। अगर कोई ऐसा एड्रेस आप इसमें स्टोर करना चाहें जो एम्प्लॉय टेबल में उसका एम्प्लॉय नहीं है तो आना ही नहीं चाहिए, एरर आ जाए कि एम्प्लॉय है ही नहीं उसका एड्रेस क्यों रख रहे हो। ऐसे कैसे कर लोगे, हाँ कैसे होगा ये। सर एम्प्लॉय आईडी के बेस पे कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी यूनिक है। तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, कोई एक ऐसा कॉलम दोनों में लेके चलना पड़ेगा
जहां पर हम चीजों को मेंटेन कर पाए। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पर कोई एक कॉलम होना चाहिए जो हमारा क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी को स्टोर करेगा, ताकि उसके बेस पर हम कुछ सोच पाएंगे, ताकि पता चले कि ये एम्प्लॉय आईडी वाला एड्रेस यहाँ पर है, क्या ये एम्प्लॉय आईडी वाला डेटा वहां पर है या नहीं। ठीक है, अब कॉलम का नाम आप ईएमपी आईडी रखो, ई आईडी रखो, आईडी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम में जो वैल्यूज आनी चाहिए वो आईडी जैसी आनी चाहिए। कॉलम का नाम आप बदल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एड्रेस टेबल बनाई पहले आपके सामने, यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल एड्रेस, और 2-3 कॉलम बना लेते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट सीखना है बस हमारे लिए। तो एक कर दिया मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टेट वैरकर टाइप का, और एक कर दिया मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिटी वैरकर टाइप का। बस इतने से अपना काम हो जाएगा। लेकिन सर एक कॉलम और मजबूरी में रखना पड़ेगा। वो कॉलम कौन सा है, जिससे पता चले कि किसका आप एड्रेस रख रहे हो, कौन से एम्प्लॉय का एड्रेस है, कैसे पता करोगे। तो ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर ही पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉलम का नाम ई आईडी कर दिया। जरूरी नहीं है कि कॉलम का नाम डिक्टो सेम होना चाहिए, कॉलम का टाइप सेम होना चाहिए, कॉलम में वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना, नाम अलग हो सकता है। तो मैंने ई आईडी बना दिया इंटीजर टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर वो प्राइमरी की होगा नहीं होगा, इस समय कोई लेन देन नहीं है। प्राइमरी की बनाना चाहते हो बना दो, नहीं बनाना चाहते हो मत बना। हमने नहीं बनाया। अब हमारे पास एक कंस्ट्रेंट और है, जो आखिरी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, वो आखिरी कंस्ट्रेंट ये है कि अगर मान लीजिए मैं इस वाले कॉलम को ईआईडी बना रहा हूं, तो कोई भी कॉलम अपने अंदर जो वैल्यूज हैं उनको आने से पहले एक दूसरी टेबल को रेफरेंस टेबल कहते हैं, दूसरी टेबल के किसी कॉलम में जाके सर्च कर सकता है। तो अगर आप चाहो तो एड्रेस टेबल को लिंक कर सकते हो, किससे, एड्रेस टेबल के ईआईडी कॉलम को हम एक रेफरेंस देंगे ईएमपी टेबल के ईएमपी आईडी कॉलम का, कि भाई ईआईडी कॉलम आप अपने अंदर वैल्यू आने से पहले एक बार जाके चेक कर लेना कि जो वैल्यू आपके अंदर आ रही है क्या वो वैल्यू रेफरेंस टेबल के ईएमपी आईडी कॉलम में है या नहीं है। अगर है तो आने देना, और अगर नहीं है तो मना कर देना। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी भी कह सकते हैं। इंटीग्रिटी मेंटेन करना डेटा की। हम चाहते हैं ईआईडी यहाँ पर वही हो जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर। ठीक है, तो ईआईडी कॉलम की इंटीग्रिटी हम मेंटेन करना चाहते हैं एड्रेस टेबल के अंदर। तो क्या करेंगे, इस कॉलम को रेफरेंस देंगे, रेफरेंस देंगे इस टेबल के ईएमपी आईडी कॉलम। अब जब इस तरह से कोई भी कॉलम रेफरेंस देकर हमारा बनाए जाए तो ऐसे कॉलम को हम बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की कॉलम, फॉरेन का मतलब क्या होता है, तुरंत, अरे वो फॉरेन नहीं, अंग्रेजी वाला फॉरेन है, विदेश। कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन घूमने जा रहे हैं, बाहर, अपने देश से बाहर, है ना। तो बाहर का मतलब ये टेबल के बाहर कौन सी टेबल है, बहुत सारी है। तो ये क्या हो गई, ईएमपी टेबल इसके लिए फॉरनर हो गई, विदेशी हो गई, इसलिए नाम क्या रखा गया, फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, किसी भी टेबल का किसी बाहरी टेबल के साथ लिंकिंग करने के लिए यूज करी जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, फॉरेन की। ठीक है, अब रूल क्या है कि हमारा टेबल का जो फॉरेन की कॉलम है वो अपनी रेफरेंस टेबल में किसी प्राइमरी की कॉलम को रेफर करना चाहिए। तो ये कॉलम जो होना चाहिए मस्ट है, रूल है कि प्राइमरी की ही होना चाहिए। फॉरेन की कॉलम खुद अपने आप में प्राइमरी की होगा या नहीं होगा,
ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो इसे प्राइमरी की बनाओ और आप चाहो तो इसे प्राइमरी की ना बनाओ। लेकिन अगर आप इस कॉलम को फॉरेन की कॉलम बनाना चाहते हैं तो रूल है कि इसकी जो रेफरेंसिंग टेबल है उसके उस कॉलम को जिसको रेफर कर रहा है वो प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ईआईडी में डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करी जाए। ठीक है, सब करेंगे, हम तो करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, लिखो क्वेरी पूरी, ईआईडी इंटीजर। अब उसके बाद देखो मैंने ईआईडी को क्या नहीं बनाया, प्राइमरी क्या नहीं बनाया है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस किस टेबल का रेफरेंस है, ईएमपी। ईएमपी टेबल के किस कॉलम के साथ है, ईएमपी। ठीक है, अब यहां पर ये जो रेफरेंस आपने क्रिएट किया है ईएमपी आईडी के साथ, ये किस कॉलम के लिए क्रिएट किया है, ईआईडी। तो या तो सर ये कॉमा हटाओ, और अगर कॉमा लगा रहे हो तो साथ में बताना पड़ेगा कि फॉरेन की के साथ हम इस रेफरेंसेस को बना रहे हैं। ठीक है, एक बार प्रॉपर सिंटैक्स में इसका देख लेते हैं। फॉरेन की भी लिखना होगा, कॉलम का नाम, फॉरेन की, कौन सा कॉलम बनाया फॉरेन की हमने, ईआईडी, रेफरेंसेस ईएमपी। तो इस तरह से ये हमारा टेबल का सिंटैक्स पूरा। अब हमारा, अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूं, डिस्क्रिप्शन, फॉरेन की कोई है, एनीवन को लिख रहा है। चलो, अब जो हमारा इंटीग्रिटी वाला है वो देखते हैं मेंटेन है या नहीं है। इंसर्ट इनटू एड्रेस वैल्यू स्टेट, स्टेट मान लो यूपी कर दिया, सिटी मान लो नोएडा कर दिया, ईआईडी 105। अब देखो 105 क्या हमारा वहां पर है, हो जाएगा जी। मान लो यहाँ पे फिर से यही कर दिया और एक ग्रेटर नोएडा बना दिया, इसको कर दिया 106, 106 है। दिल्ली दिल्ली, और ये कर दिया 107, सर 107 तो है ही नहीं। तो अब यही देखना है कि फॉर्म की अपना काम करेगी या नहीं करेगी। तो ये इंसर्ट नहीं होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो जो हम चाहते थे वो हो गया, है ना? ठीक है सर, ये चाइल्ड पेरेंट क्या है, टर्मोलॉजी है। जो टेबल एड्रेस वाली है इसको हम चाइल्ड टेबल कह सकते हैं, और जिसको ये रेफर कर रही है इसको हम पेरेंट टेबल कह सकते हैं। तो एक टर्म है बोलने के लिए, पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल। तो जो रेफरेंस कर रही है वो चाइल्ड टेबल, जिसको कर रही है वो पेरेंट टेबल हमारी कहलाती है। तो हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट का यूज करते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया फॉरेन की कॉन्स्टेंट वाली कहानी। अब आगे चलते हैं, एक और सिचुएशन। मान लीजिए ये दो बैंक है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है। अभी मैंने दो बैंक का एग्जाम्पल लिया।
इस बैंक में पहले वाली बैंक का नाम कर दिया मान लीजिए एसबीआई, दूसरे का नाम कर दिया मान लीजिए पीएनबी, कोई सा नाम दे दो जो आपका मन करे वो नाम। अब कोई एक कस्टमर है, ये एक कस्टमर है, इस कस्टमर ने एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवा रखा है। तो एसबीआई में इसका अकाउंट नंबर होगा, इसका बैलेंस भी होगा कुछ ना कुछ, इसका पैन नंबर भी होगा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है पैन की पता है? पैन नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, चलो जो भी है। अब दूसरी बैंक में भी इसी कस्टमर ने अपना अकाउंट खुलवाया है, तो दूसरी बैंक में भी इसका अकाउंट नंबर है, इसका कुछ बैलेंस है, नाम वाम भी होगा, सीधी सी बात है, और पैन यहाँ भी इसका लिखा हुआ। अब मान लीजिए इसका अकाउंट जब यहाँ पर है, अकाउंट नंबर मान लीजिए 101 हो गया, बैलेंस मान लो यहाँ पर इसका 2 लाख रुपए है, पैन नंबर मान लो इसका मैंने ABC 123 कर दिया, तो कुछ भी डमी मान लो, और इस वाले बंदे ने पीएनबी में अपना खाता खुलवा रखा है, तो इसका अकाउंट नंबर भी कुछ ना कुछ होगा। मान लो ये हमारा 501 है, और यहाँ पर मान लो 7 लाख रुपए इसका बैलेंस है, पैन नंबर तो सेम देना पड़ेगा, ABC 123। तो इस तरह से हमारे पास दो बैंक की टेबल है, तो बहुत सारे कस्टमर हैं जिनका अकाउंट सिर्फ एसबीआई में ही होगा, पीएनबी में नहीं होगा। ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिनका अकाउंट सिर्फ पीएनबी में होगा, एसबीआई में नहीं होगा, और ऐसे बहुत से जिनका दोनों में होगा। अब मुझसे कहा गया कि भाई ये जो एक कस्टमर है इसको पकड़ा है, अभी और भी इस तरह के हैं। इस कस्टमर ने अपना आईटीआर जब फाइल किया तो अपनी 1 साल की इनकम बताई इसने 7 लाख रुपए, कि मैं 1 साल में 7 लाख रुपए कमाता हूँ। अब गवर्नमेंट को चेक करना है कि इसके जितने खाते हैं, इसके सारे खातों में कितना पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बता रहा है 7 लाख रुपए, ऐसा नहीं टैक्स बचा रहा है अपना। कैसे पता करें? तो इस आदमी की जितनी भी अकाउंट होंगे, हर अकाउंट में इसका पैन पड़ा होगा। अब हम चाहते हैं कि आप इस पैन नंबर के बेस पर इसका जितना भी हमारा बैलेंस है अलग अलग बैंकों में सबका ले आओ। इस काम को कैसे करेगा एसक्यूएल डेवलपर? अभी हम और आप लोग एसक्यूएल डेवलपर का रोल प्ले कर रहे हैं। हमें अगर ये काम करने को दे दिया जाए तो कैसे इस काम को हम लोग करेंगे? ये मत कहना फॉरेन की पढ़ाई थी आपने, अभी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जरूरी नहीं है कि जिसका अकाउंट एसबीआई में है उसका अकाउंट पीएनबी में होगा ही होगा, जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डेटा इंटीग्रिटी, कि यहाँ पर जो आएगा वो वही आएगा जो यहाँ पर है। तो क्या एसबीआई पेरेंट है पीएनबी का? क्या पीएनबी पेरेंट है एसबीआई का? सर ये दोनों किसी तरह से एक दूसरे डिपेंडेंट नहीं है। तो फॉरेन की नहीं सोचना है, फॉरेन की तब सोचना है जब एक सेंस आता है पेरेंट का, एक सेंस आता है चाइल्ड का, कि भाई आप चाइल्ड की तरह बिहेव करो और आप तब कुछ काम कर पाओ जब आपका पेरेंट अलाउ करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ी जब पीएनबी में खाता तब खुलेगा जब एसबीआई अलाउ करेगी, या वाइस वर्सा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ फॉरेन की के बारे में नहीं सोचना है।
भले ही यहाँ पर दो कॉलम सेम है, फिर भी फॉर्म की वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा यहाँ पर। कैसे करेंगे इस काम को? सर पहले दो टेबल बनाइए, फिर सोचते हैं। तो क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि दो बैंक हैं, और तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो, कितना बड़ा करना चाहते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पे डिपेंड करेगा। दो के साथ आसानी समझा जा सकता है, इसलिए मैं दो के साथ लेके चल रहा हूँ। तो मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक है एसबीआई और एक है पीएनबी। कुछ कस्टमर एसबीआई टेबल में है, कुछ कस्टमर पीएनबी में है। डेफिनेटली कुछ कॉमन भी होंगे और ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एक में है दूसरे में नहीं। तो हर तरह के केसेस बना लो पहले, उसके बाद देखेंगे आप चाहते क्या हो, है ना। और इसमें कोई फॉर्म की वाला पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत यहाँ पर मुझे महसूस नहीं हो रही है। बनाओ फटाफट, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम एसबीआई कर दिया। मेन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस यही दो तीन बातें लिख लो, बाकी अपना अकाउंट नंबर, इसका नाम कर दिया एसबीआई अकाउंट नंबर, ठीक है। और मान लो इंटीजर कर दिया। प्राइमरी की बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। बनाना चाहिए क्योंकि कभी भी अकाउंट नंबर हमारा जैसा नहीं हो सकता, हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो सब पेन को बना सकते हैं, प्राइमरी की मत बनाओ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जिनका एक ही बैंक में दो दो अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट नंबर है, लेकिन दोनों पेन नंबर क्या लगा हुआ है, सेम लगा हुआ है। आज ही मिल जाएंगे ऐसे लोग। कब कौन से मिलेंगे? वो लोग जिनका पहले भी खाता था बैंक में, जब बहुत ज्यादा ऑटोमेशन नहीं होता था, और अब बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो गया, अब नया खुलवा लिया था। अब अब आपकी आज की डेट में शायद ऐसा नहीं होगा कि एक बैंक में दो खाता आप खुलवा लें, लेकिन पॉसिबल अभी भी है कि आप खुलवा सकते हैं। पहली बार तो मना कर देगा बैंक वाला कि नहीं खुलेगा, पहला पहला वाला बंद करो या उसमें कुछ ऐसा करो वैसा करो, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर कोई सोर्स सिफारिश है तो एक बैंक में दो खाते खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर स्पेशली केस कब बन जाता है, सेल अकाउंट किसी का खुल रहा है, जिस बैंक में खुल रहा है उस बैंक में ऑलरेडी उसका एक अकाउंट पड़ा हुआ है, तो हो गए दो अपने, है ना। पैन नंबर दोनों में सेम ही लगेगा, अलग तो लगेगा नहीं। अब समझ में आ रही है कहानी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब सिविल अकाउंट इंटीजर प्राइमरी की बनाना है बना दो, नहीं बनाना है मत बनाओ। मैं नहीं बनाता, चीजों को आसान रखता हूँ ताकि आसान रहे, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि डुप्लीकेट अकाउंट नंबर इंसर्ट मत करना, वरना प्रॉब्लम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। छोटा हो जाएगा लिखना बस, और कुछ नहीं। अकाउंट नंबर, बैलेंस, लोड टाइप का कर दिया, पैन नंबर, बैरकर कर दिया, मान लो 20। एक टेबल और बना दो, इसका नाम कर दिया पीएनबी। पीएनबी अकाउंट नंबर, बैलेंस, पैन नंबर। हम इसको हटा देते हैं और इंसर्ट करते हैं कुछ। इंसर्ट इनटू एसबीआई वैल्यू, अकाउंट नंबर 101, बैलेंस मान लो 10,000 कर दिया, पैन नंबर मान लीजिए ABC123। एक और आया 2, 12,000, ABD123। एक और आया 103, 10,000, ABE123। इस बार इंसर्ट करा पीएनबी टेबल। पीएनबी टेबल का अकाउंट नंबर शुरू होते हैं मान लीजिए 1000 वाली सीरीज, 1001, 20,000 रुपए रखे हुए हैं, और ABC123,
यानी कि ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1000 दो, 12,000 रुपये, ABD 123, अकाउंट नंबर 1003, 22,000 रुपये, ABZ 123। मैंने 6 रिकॉर्ड इंसर्ट करे। मेरे इंसर्ट करने के पैटर्न से कुछ बता सकते हो क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आया? जो मैंने 6 रिकॉर्ड इंसर्ट करे हैं, 3-3 एक टेबल में, 3 एक टेबल में, कोई पैटर्न नजर आया क्या मैं करना चाह रहा हूँ? क्या करा है मैंने इसमें? हाँ, और दो रिकॉर्ड में पैन नंबर सेम रखे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो 2 रिकॉर्ड में पैन नंबर मैंने क्या कर रखा है? सेम कर रखा है। ABC 123, ABC 123, ABD 123, ABD 123, ये अलग है। तो ये 2 कस्टमर ऐसे हैं जिनके खाते दोनों बैंकों में है ना। ये कस्टमर ऐसा है जिसका खाता सिर्फ SBI में है, और ये कस्टमर ऐसा है जिसका खाता सिर्फ हमारा PNB में। तो फॉरेन की नहीं लग सकती, वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है, ये तो हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? मुझे वो सारे कस्टमर लाकर दो जिनका दोनों बैंकों में खाता है। मुझे सिर्फ वो सारे कस्टमर लाकर दो जिनका दोनों बैंकों में खाता हो या SBI में खाता हो। मुझे वो कस्टमर लाकर दो जिनका दोनों बैंकों में खाता हो या सिर्फ PNB में खाता हो। मुझे सारे कस्टमर लाकर दो, चाहे दोनों में है, चाहे एक में है, चाहे किसी में, फर्क नहीं पड़ता। मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइन। एक और कॉन्सेप्ट है SQL के अंदर, ज्वाइन। ज्वाइन माने मिलाना। 2 टेबल से रिजल्ट को लाकर जब आप कभी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ज्वाइन का यूज करते हैं। ज्वाइन एक टेबल पे काम नहीं करता। ज्वाइन को काम करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा टेबल चाहिए होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी हम 2 पर सीख रहे हैं, आसान रहता है। तो 2 टेबल से जब आप डेटा को लाना चाहते हैं तो उस केस में ज्वाइन का यूज किया जाता है। ज्वाइन का रूल क्या है? ज्वाइन का रूल यह है कि दोनों टेबल में कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो हमारा सेम वैल्यू कंटेन करे। नाम भले ही अलग अलग हो, नाम जरूरी नहीं है सेम होना चाहिए, मैंने सेम कर दिया है बट ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉलम ऐसा जरूर होना चाहिए जो सेम तरह की वैल्यू को स्टोर हमारा करता हो। ठीक है, तो पेन यहां मिलेगा, पेन हमें यहां मिलेगा। तो इस बेस पर अब हम क्या कर सकते हैं? ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। हमारा जो ज्वाइन है वो 4 तरह का होता है। तो ज्वाइन का पर्पस क्या है? 2 और मोर देन 2 टेबल से डेटा को किसी कॉमन कॉलम के बेस पर सेलेक्ट करके लाना, है ना। क्या है हमारा? ज्वाइन का काम होता है। पहला ज्वाइन, ज्वाइन टोटल 4 तरह का होता है। पहला ज्वाइन कहलाता है इनर ज्वाइन, दूसरा लेफ्ट ज्वाइन, तीसरा राइट ज्वाइन, चौथा है फुल ज्वाइन। लेफ्ट, राइट और फुल के साथ एक और वर्ड है जो हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जिसका नाम है आउटर। लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन एक ही बात होती है। राइट ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन एक ही बात होती है। फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन एक ही बात होती है। 4 तरह के हमारे ज्वाइन होते हैं: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। अब ज्वाइन को समझने के लिए 2 टेबल होनी जरूरी है, उनके बीच में कोई फॉर्म की है नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं। सिर्फ रूल है कि 2 कॉलम सेम हमारा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने चाहिए। नाम उनके अलग हो, सेम हो, फर्क नहीं पड़ता। हमने तो नाम भी सेम रख दिया सिंप्लिसिटी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कैसे काम करता है? तो इनर ज्वाइन की क्वेरी देखो। पहले क्वेरी क्या होगी, यहाँ लिखेंगे हम
सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट। अब सर ये एस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? एस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम। देखिए सर इस बार तो टेबल 2 चल रही है, इस बार तो टेबल 2 चल रही है, तो यहाँ एस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होगा? दोनों टेबल के सारे कॉलम, यानी कि 6 कॉलम। तो ज्वाइन वाली क्वेरी में जब हम एस्ट्रिक्ट लगाते हैं तो जिन 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हो उनके सारे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे केस में 6 हो गए। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम। फ्रॉम के बाद अब आप क्या लिखेंगे? इनमें से किसी भी एक टेबल का नाम, चाहे एसबीआई लिख दो चाहे पीएनबी लिख दो। चलो मैंने पहले एसबीआई लिख दिया। उसके बाद कीवर्ड लगाएंगे इनर ज्वाइन, इनर स्पेस ज्वाइन। उसके बाद दूसरी टेबल का नाम, क्या नाम है दूसरी टेबल का? पीएन। अब रुको, एक नया टर्म सीखो। जब हम अपनी सेलेक्ट क्वेरी में इनर ज्वाइन कीवर्ड लिखते हैं, इनर ज्वाइन कीवर्ड के पहले, पहले मतलब अगर आप देखो तो लेफ्ट में, इनर ज्वाइन कीवर्ड के लेफ्ट में और राइट में 2 टेबल के नाम लिखे गए। तो जिसका नाम आप इनर ज्वाइन के लेफ्ट में लिखते हैं इसको लेफ्ट टेबल कहते हैं, और जिसका नाम इनर ज्वाइन के बाद लिखते हो इसको राइट टेबल कहते हैं। अब वो आपकी मर्जी है किसको लेफ्ट और किसको राइट आप मानना चाहते हो, किसी एक को मानकर आगे चलना होगा। तो इनर ज्वाइन पढ़ते समय 2 टर्म आते हैं, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, और आप ही रहे देखो लेफ्ट और राइट। तो जो लेफ्ट और राइट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इनर ज्वाइन जब क्वेरी में कीवर्ड लिखते हैं तो उसके पहले जो टेबल लिखेंगे उसे लेफ्ट टेबल बोलेंगे, जो बाद में लिखेंगे उसे राइट टेबल लिखेंगे। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कहीं कोई रूल नहीं बताया गया है कि किसको लेफ्ट टेबल मानना है और किसको राइट मानना है। किसी को भी लेफ्ट मान लो, किसी को भी राइट मान लो, क्योंकि यहाँ पेरेंट चाइल्ड वाला टर्म नहीं है, यहाँ लेफ्ट और राइट वाला टर्म है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम लेफ्ट टेबल, इनर ज्वाइन, राइट टेबल। अब बताओ किस कॉलम के बेस पर इनर ज्वाइन करना चाहते हो? ऑन। ऑन कीवर्ड क्या करेगा? ऑन कीवर्ड बोलेगा अब मेरे आगे लिखो उन कॉलम्स के नाम जिसके बेस पर इनर ज्वाइन करने की आप बात कर रहे हो। तो कौन कौन से 2 कॉलम है जिनके बेस पर इनर ज्वाइन करना है? एसबीआई टेबल का पैन कॉलम और पीएनबी टेबल का पैन कॉलम। तो यहां पर क्या लिखोगे? ऑन। जब भी ज्वाइन में आप किसी कॉलम को हिट करते हैं ऐसे करके, फिर तो ये कंफ्यूजिंग हो गया ना। अब ये बताओ यहाँ पता कैसे चलेगा कि किसका पेन किसके पेन से बराबर होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी ज्वाइन वाली क्वेरी लिखेंगे उसमें किसी भी कॉलम का नाम मेंशन करने के लिए डॉट, और डॉट से पहले उसकी टेबल का नाम लगाया जाता है। तो ये पेन कॉलम किस टेबल से बिलोंग करता है इसके पहले डॉट लगाएंगे, और डॉट के पहले उस टेबल का नाम जिसमें बिलोंग करता है, एसबीआई। ऑन एसबीआई का पैन नंबर बराबर हो किसके? पीएनबी के पैन नंबर। हो गया, हमने यहां बस हो गया। अब इसका मतलब क्या है ये और समझ लीजिए। इसका मतलब यह है अब इन दोनों टेबल में जाइए और एसबीआई का पैन नंबर और पीएनबी के पैन नंबर को मैच करिए कहां कहां पर बराबर है। कहां कहां बराबर है? ये इन दोनों में, ये बराबर है और ये बराबर है। तो इन दोनों रिकॉर्ड के सारे कॉलम आ जाएंगे। तो 6 के 6 कॉलम हमारे उन सारे रिकॉर्ड के आ जाएंगे जहां पर ये दोनों क्या है हमारे बराबर। तो इनर ज्वाइन क्या बताता है? इंटरसेक्शन रिकॉर्ड। जो इंटरसेक्शन वाले रिकॉर्ड है जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है, जो दोनों टेबल में कॉमन है, उन रिकॉर्ड को लाने वाला काम करता है। तो इसलिए जो इनर ज्वाइन को इंटरसेक्शन ऑपरेशन के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। ठीक है, आगे चलो। तो इस तरह से ये हमारा इनर ज्वाइन वाला काम हो जाता है। अब इसके मैं यूज केस बता दूं। अक्सर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे
जो अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, ये चाहिए। ये पैन नंबर दो दो बार क्यों आ गया? क्योंकि एस्टेरिस्क का मतलब क्या था? ऑल कॉलम। तो सर ये दो बार लाने का कोई सेंस नहीं बन रहा, एक ही बार आ जाता तब भी तो काम मेरा हो ही जाता। तो अब आप यानी कि 6 की जगह 5 कॉलम चाहते हो। जैसे ही आपने अपने ब्रेन से कहा कि 6 की जगह 5 कॉलम चाहिए, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा? एस्टेरिस्क को हटाओ, क्योंकि इसका मतलब तो ऑल कॉलम्स होता है। अब एस्टेरिस्क हटा दिया। अब बताओ कौन कौन से कॉलम चाहिए? अगर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो उनके नाम लिखने होंगे, और ज्वाइंट क्वेरी में जब भी कॉलम के नाम लिखे जाते हैं उनके साथ उनका टेबल का नेम भी लगाया जाता है। वरना कैसे पता चलेगा एसक्यूएल इंजन को कि कौन सा कॉलम कहां से लाना है? कुछ एसक्यूएल इंजन दिमाग लगा लेते हैं और अपने आप ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन सारे एसक्यूएल इंजन इतना दिमाग नहीं लगाते। इसलिए रिकमेंडेड है कि जब भी ज्वाइंट क्वेरी में कॉलम का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम साथ में जरूर लगाए। हम लगा लेते हैं। तो हमने कहा भाई एसबीआई टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है एसबी अंडरस्कोर अकाउंट, ये ले आओ, कॉमा। इसी एसबीआई टेबल में बैलेंस नाम का कॉलम है, ये भी ले आओ, कॉमा। इसी एसबीआई टेबल में पैन नंबर भी ले आओ, कॉमा। पीएनबी टेबल का अकाउंट नंबर ले आओ, पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट, कॉमा। पीएनबी टेबल से बैलेंस भी ले आओ, बस। अब आपने इंडिविजुअल कॉलम सेलेक्ट करे, 1 2 3 4 5। आगे वाली कहानी सेम है। कहाँ गलत हुआ? पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। अब 1 2 3 4 5 है, तो पैन नंबर बस एक ही बार आया, दो बार नहीं आया। तो सर इनकम टैक्स के जो लोग होते होंगे उनको क्वारी आनी चाहिए, फिर से बड़ा काम की क्वारी निकली। मैंने कहा वास्तव में तो आनी चाहिए। अब वो इसी चीज को इंटरफेसिंग के साथ करते होंगे, उन्हें क्या पता क्वेरी क्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब हम ज्वाइन की क्वेरी लिखते हैं, अभी मैं इनर ज्वाइन के अंदर ही हूं, तो ज्वाइन की क्वेरी लिखते समय हमें एक बात बताई जा रही है, बार बार बताई जा रही है, कि जब भी किसी कॉलम का नाम लिखेंगे उसके साथ उसकी टेबल का नाम डॉट लगाकर जरूर यूज करेंगे। रिकमेंडेड वे है। कभी कभी क्या होता है, टेबल का नाम काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। हमने तो सिंप्लिसिटी के लिए टेबल का नाम SBI 3 लेटर की टेबल है, PNB 3 लेटर की टेबल है। कभी कभी ये टेबल बहुत लंबी हो जाती है, जैसे एक का नाम है एम्प्लॉय डिटेल, टेबल का नाम डिटेल, तो EMP अंडरस्कोर डिटेल। जितनी बार क्वेरी लिखूंगा ज्वाइन वाली और बार मेंशन करना पड़ता, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है हमारे डेवलपर के लिए कि बार बार क्वेरी में टेबल का नाम लिख रहा है, क्वेरी बिना मतलब लंबी होती चली जा रही है, समझ में आ रही है, लेकिन लंबी होती चली जा रही है, लेंथी होती चली जा रही है। तो उसके लिए क्या बताया गया? उसके लिए यही बताया गया कि वीरेंद्र सहवाग को बीरू कह देते हैं, इतना लंबा नाम कौन बोले, है ना। हम दोस्तों में भी यही करते हैं, आपस में छोटे छोटे नाम रख लेते हैं, जल्दी जल्दी बोलना आसान हो जाए। तो आप भी यही कर लो। और जब भी टेक्निकली ऐसा कहा जाता है तो उसके लिए टेक्निकल टर्म क्या बनाया गया? अलाइज। क्या बनाएंगे इसके लिए? अलाइज बनाएंगे। तो बनाओ, कैसे बनाएंगे देखो, अपने ब्रेन में रख लो। एसबीआई टेबल का अलाइज क्या रखना चाहते हो? हमने कहा एस, एस डॉट एस बी डॉट अकाउंट नंबर। जहां जहां एसबीआई लिखना मैं एस लिख दिया। तो सर अपने मन से कुछ भी, हमने कहा अभी तो अपने मन में जो आ रहा है वो लिख लो। अब पीएनबी को पी मान लो, पीएनबी टेबल का नाम अपने मन में आपने पी मान लिया, तो जहां जहां पीएनबी लिख रहे हो वहां पी लिखो। यहाँ मत लिखवा देना, ये कॉलम का नाम था। टेबल का नाम जहां जहां पीएनबी लिखना है वहां पी लिखवाने की बात चल रही है। अब सर ये कहीं तो बताओ क्वेरी में कि हमने एसबीआई को एस माना है, पीएनबी को पी माना है, आपके मन में जो चल रहा है एसक्यूएल इंजन कैसे पहुंचेगा वहां तक?
तो आप क्या बताएंगे, जहां पर टेबल का नाम लिखते हो, टेबल के नाम के बाद एज लगाकर उसका अलाइस बताओगे। तो एसबीआई की अलाइसिंग आपने किस नाम से करी है, एस। और जहां पीएनबी टेबल का नाम लिखा है वहां लिखोगे एस लगाकर, एस ऐसे। अब यहां भी गलत हो जाएगा। एसबीआई का नाम क्या हो गया पूरी क्वारी में, एस। अब पीएनबी का नाम क्या हो गया है, अटपटा लग रहा है इसलिए बताया बाद में, यूज पहले कर लिया हमने, कहा ऐसा कर सकते हैं। पूरी क्वेरी में हम अलाइस कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बताते कब है, टेबल का अलाइस जहां टेबल का नाम पहली बार लिखा जाता है उसके बाद एज लगाकर बताते हैं। भले ही हमने उसका यूज क्वेरी में पहले ही करा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने देखो बताया इस जगह पर है, लेकिन यूज हमने यहां भी करा है, यहां भी करा है, बाद में भी करा है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ज्यादा बार टेबल के नेम की अलाइसिंग हम क्वेरी ज्वाइन वाली जब चलाते हैं उसी में करते हैं, क्योंकि हमें बार बार टेबल का नाम लिखना पड़ता है। टेबल का नाम ज्यादा बड़ा हो तो प्रोग्रामर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, इसलिए उसके लिए कहा गया इरिटेट मत हो, एक छोटा सा नाम अपने आप मान लो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना परमानेंट चेंज नहीं हो गया, परमानेंट टेबल का नाम जो होगा वही होगा हमारा। चलिए, कैसे करोगे जरा तो बताओ, बिना ज्वाइन लगाए पेयर से कैसे करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनर ज्वाइन के बाद लेफ्ट ज्वाइन। अब मैं एस्ट्रिक के साथ जो क्वेरी लिखी थी उस पर चला दे रहा हूँ, जिससे कि छोटी रहे, समझ में आ जाए। सेलेक्ट एस्ट्रिंग फ्रॉम एसबीआई, इनर ज्वाइन कीवर्ड की जगह पे क्या लगा दिया मैंने, लेफ्ट। बाकी सब भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पैन नंबर के बेस पर दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो लेकर आएंगे, एज वेल एज लेफ्ट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड थे वो भी लेकर आएंगे। फिर सुनेंगे कि पिक्चर बनाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लेफ्ट टेबल, राइट टेबल, कॉमन रिकॉर्ड लेकर आइए। लेफ्ट टेबल, राइट टेबल, कॉमन रिकॉर्ड लेकर आइए, प्लस जो लेफ्ट टेबल में और हैं उन्हें भी लाइए। कितना आउटपुट आना चाहिए, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन क्या होगा फिर आप अपने आप समझ जाओगे। राइट ज्वाइन क्या होगा, कॉमन रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम, प्लस राइट टेबल के जितने और हैं वो भी ले आओ, राइट ज्वाइन। फुल का मतलब अब आपको समझ अपने आप आ गया, कुछ मत छोड़ो, सब ले आओ। जो लेफ्ट के है वो, जो कॉमन है वो, जो राइट के हैं वो, सब ले आओ। ये हो गया आपका फुल। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ठीक है, तो अब अगर मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना होगा तो लेफ्ट ज्वाइन में जो अभी इनर ज्वाइन का रिजल्ट देखा था वो तो आएगा ही आएगा, प्लस जो लेफ्ट टेबल है इसमें जो बच गए रिकॉर्ड है वो भी आएंगे। तो लेफ्ट टेबल में कौन सा बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये भी आएगा। जब ये आएगा तो हमारा बाकी कॉलम के लिए वैल्यू क्या अवेलेबल होगी, नल। क्या मैंने बोला, समझ में कम आएगा, करके देखेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा, समय बचेगा। क्योंकि कॉलम तो आप सारे मांग रहे हो 6 के 6। अब उन 6 कॉलम में कॉमन रिकॉर्ड में तो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वो जो सिर्फ एसबीआई टेबल से आएगा उसमें इन तीनों की वैल्यू तो होगी। इनकी वैल्यू कहां से लाएंगे, क्योंकि वो तो पीएनबी टेबल में था ही नहीं हमारा, तो वहां पर क्या बन जाएगी हमारी, ठीक है, राइट ज्वाइन। जहां पर लेफ्ट ज्वाइन लिखा है क्या लगा दे उसकी जगह पर, राइट ज्वाइन। तो कॉमन रिकॉर्ड प्लस राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड जो राइट टेबल में है बट लेफ्ट में नहीं थे वो जब आएंगे तो उनके लिए लेफ्ट टेबल के कॉलम्स की वैल्यूज क्या होंगी, नल।
ये वो रिकॉर्ड है जो राइट टेबल में तो था बट लेफ्ट में नहीं था। तो कॉलम जब आप मांग रहे सारे के सारे, तो इसमें वैल्यू क्या रख कर लाएंगे। तो इससे एक चीज समझ में आती है, अगर ध्यान से सोचो जो लगा रहे हो तो कभी कॉलम में नॉट नल कांस्टेंट मत लगाना, क्योंकि फिर नल वैल्यू आ नहीं पाएंगी हमारी। समझ में आ रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या करा, फुल ज्वाइन। माई स्कूल फुल ज्वाइन नहीं होता है, तो अगर मैं यहां लिखूंगा फुल ज्वाइन तो नहीं चलेगा। फुल ज्वाइन नाम से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो क्या करें, उसके लिए बताया गया लेफ्ट ज्वाइन करो, राइट ज्वाइन लगाओ, लेफ्ट ज्वाइन, और राइट ज्वाइन का जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों के बीच में, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन के बीच में क्या लगाएंगे, यूनियन। तो इनर लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों के क्वेरी को हमने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या फील आएगा आपका, फुल ज्वाइन का फील आएगा। तो बाय डिफॉल्ट फुल ज्वाइन बाकी डेटाबेस में होता है, माइस्क्ल में हो सकता है अगले वर्जन में अगले साल आ भी जाए, है ना, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अभी तक क्या करना है, फुल ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन की क्वेरीज के बीच में यूनियन लगाना है, जिससे आपको फील आएगा फुल ज्वाइन। ये आपका फुल ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। चलिए और देखें क्या रह गया आपके में। क्रॉस जॉइन भी होता है क्या कोई? जी, क्रॉस जॉइन भी होता है क्या? क्रॉस ज्वाइन भी होता है। क्रॉस ज्वाइन क्या कहता है, किसी भी टेबल के एक रिकॉर्ड को दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड से मैप कर देना। जैसे अगर मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल में मान लो दो रिकॉर्ड है, एक दो, और एक टेबल ये है, इसमें मान लो एक दो तीन रिकॉर्ड है। तो क्या होगा, ये वाला रिकॉर्ड इन तीनों के साथ ज्वाइन होगा, एक दो तीन। ये वाला रिकॉर्ड इन तीनों से ज्वाइन होगा, एक दो तीन। तो हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यहाँ पर हम क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस, तो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है हमारा, किसी एक टेबल के रिकॉर्ड की मैपिंग दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ करता है। ठीक है, तो इस तरह के ज्वाइन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन कहते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, क्या था हमारा, एसबीआई। कोई सेंस बनेगा नहीं, लेकिन बट फिर भी देख लेते हैं। फ्रॉम एसबीआई क्रॉस ज्वाइन पीएनबी। ठीक है, तो अब एसबीआई टेबल का पीएनबी टेबल के साथ क्या कर दिया, क्रॉस ज्वाइन। तो एसबीआई टेबल का हर रिकॉर्ड पीएनबी टेबल के सारे रिकॉर्ड से मैप होगा। देखो टोटल कितने रिकॉर्ड थे हमारे एसबीआई टेबल में, तीन। हर रिकॉर्ड पीएनबी टेबल के सारे रिकॉर्ड से मैप होगा। पीएनबी टेबल में कितने रिकॉर्ड थे, तीन। तो तीन तिया नौ, नौ रिकॉर्ड होने चाहिए, तीन चार पाँच छः सात आठ। अब देखो 103 एक बार ही आया, 103 एक बार ही आया, और 103 एक बार ही आया। तो हर रिकॉर्ड जो हमारा एसबीआई टेबल में था वो हमारा दूसरी टेबल के साथ क्रॉस ज्वाइन हुआ है।
तो इस वाले एग्जाम्पल में क्रॉस ज्वाइन का कोई सेंस नहीं बनेगा, बट क्रॉस ज्वाइन होता है वो मैंने आपको बता दिया, हाँ होता है। ठीक है, तो वो जब यूज करते हैं जब हमें किसी एक रिकॉर्ड की दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ मैपिंग करनी हो, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, क्रॉस ज्वाइन का यूज करना होता है। इसमें तो कोई कॉमन कॉलम की बात ही नहीं कर रहे, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सा भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे कॉलम अलग अलग आपके यहाँ आ रहे हैं, कोई कंडीशन आपने लगाई। चलो ये हो गया क्रॉस ज्वाइन। और क्या बचा आपका, एसक्यूएल व्यू पॉइंट। चलो आते हैं फटाफट, एसक्यूएल व्यूज की बात करते हैं। एसक्यूएल व्यू, व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल, वर्चुअल कैसे, मैंने क्या करा, मैं लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएम। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इसके अंदर से क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, जहां पर सैलरी 50,000 से ज्यादा है। क्या लिखूंगा मैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। हाँ गलत होगा, फ्रॉम ईएम। यार अब मान लीजिए आज जितना काम करना था मैंने कर लिया, सिस्टम शट डाउन कर दिया, अब कल हो गई, कल मुझे यही रिकॉर्ड देखने थे, तो कैसे करोगे, फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 50,000। ये फिर भी छोटी है, ऐसा हो सकता था ये क्वेरी बड़ा कॉम्प्लेक्स होती जैसे ज्वाइन वाला था। मान लो ज्वाइन से जो रिजल्ट आया वो मुझे कल भी यूज करना है और कल मुझे फिर से ज्वाइन लिखना पड़ेगा, फिर तो अब मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रही है कि मैंने 2 दिन पहले एक ज्वाइन क्वेरी लिखकर एक रिजल्ट आया था, उसका यूज मुझे अब 2 दिन के बाद फिर से करना है, तो फिर से वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी मुझे। तो आपके पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता है किसी भी सेलेक्ट क्वेरी से जो रिजल्ट बनता है उसको किस में स्टोर कर लो, एक अलग टेबल में। मैंने सिखाया था कल या परसों सिखाया था कि एक टेबल के रिकॉर्ड जो सेलेक्ट होकर आते हैं उनको अलग टेबल में स्टोर करना, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो रिजल्ट आए हैं वो एक अलग फिजिकल टेबल बनती है, उसमें स्टोर हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड अलग मेमोरी हमारा कंज्यूम कर रहे होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं व्यू। व्यू क्या है, व्यू एक वर्चुअल टेबल है, जो भी रिजल्ट आपका आया है उस रिजल्ट को आप एक व्यू में स्टोर कर सकते हैं। व्यू फिजिकली नहीं होता, व्यू जस्ट एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं व्यू एक पॉइंटर होता है, व्यू एक पॉइंटर होता है, व्यू एक फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अगर मैं इस रिजल्ट को एक व्यू बनाकर स्टोर कर दूं तो लिखेंगे क्रिएट व्यू, क्या नाम करो व्यू का नाम, मान लो मैंने माई व्यू कर दिया, कुछ भी कर दो एड, तो आपने व्यू बनाया जिसका नाम है माई व्यू एड, सेलेक्ट दिस 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 दिस। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि आपका सारा रिजल्ट व्यू में आ गया। अब आप व्यू पे अपना काम करें, आप क्या लिखेंगे यहां पर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माई, आप सारी क्वेरी व्यू पे चला सकते हैं।
अब मान लीजिए मैंने सिस्टम बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, कल हो गई, कल जब मैं आऊंगा और मुझे फिर से भाई सारा रिकॉर्ड चाहिए था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम माय व्यू। तो एक बार जो रिजल्ट आपने निकाला है उस रिजल्ट को अगर आप व्यू में स्टोर कर देते हैं तो आपको वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो आप लिख रहे थे बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ व्यू से अपना डेटा फैच करके ला सकते हैं। अब सर ये आपने क्या बोला वर्चुअल टेबल है, क्या व्यू अपना स्पेस कंज्यूम नहीं कर, हमने कहा नहीं, व्यू में अपना कोई स्पेस हमारा नहीं होता। अब हुआ क्या होगा वो समझिए, ये आपकी एक्चुअल टेबल, ये आपकी एक्चुअल टेबल। अब जब आपने क्रिएट व्यू वाली कमांड लिखी, ये वाली क्रिएट व्यू माई व्यू, तो इंटरनली क्या हुआ, एक पॉइंटर बना, माई व्यू नाम का एक पॉइंटर बना, और इस पॉइंटर के अंदर क्या कर दिया गया, ये जो आपकी सेलेक्ट क्वेरी थी, इस सेलेक्ट क्वेरी को जाकर स्टोर कर दिया, ऐसे मान लो ये स्टोर, ठीक है। अब जब आप अपने प्रोग्राम में व्यू को हिट करते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम माय व्यू, तो हमारा जो माय व्यू के अंदर क्वेरी स्टोर हुई थी वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, और जब वो एग्जीक्यूट हो रही होगी तो एक्चुअल में डेटा कहां से ला रही होगी, हमारी जो आपकी एक्चुअल टेबल थी वहां से डेटा लाकर आपको दे रही है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, जितनी बार सेम डेटा चाहिए एक्चुअल टेबल से, अगर आपने उसका व्यू बनाकर रखा हुआ है तो आप उस व्यू से अपने डेटा को सेम ला सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं काइंड ऑफ क्वेरी को स्टोर कर दिया हमने, है ना, जो हमने क्वेरी लिखी थी उस क्वेरी को हमने कहीं स्टोर कर लिया, और जहां स्टोर करा उसका नाम क्या हो गया हमारा व्यू। जब भी मुझे उतनी लंबी क्वेरी बार बार लिखनी होगी, मैं उतनी लंबी ना लिखकर व्यू को रन करा दूं। व्यू पर आप फर्दर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसको वर्चुअल टेबल लोग इसलिए कहते हैं, वैसे तो एक क्वेरी स्टोर करने वाला एक कैशे है मेमोरी के अंदर, वर्चुअल टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्दर आप क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, सेलेक्ट, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम माई, तो आपको फील आ रहा है कि टेबल है, तो इसलिए लोग इसे वर्चुअल टेबल भी कहते हैं। अब थोड़ा सा और इसके अंदर मैं आपको लेके जाऊं, मान लीजिए मैंने एक्चुअल टेबल में जिसकी सैलरी 500 एम्प्लॉय आईडी वाले की सैलरी 50,000 थी, और ये रिकॉर्ड व्यू के अंदर भी है, 500 एम्प्लॉय आईडी वाला रिकॉर्ड इसमें भी है, मैं इसकी सैलरी यहां पर 70,000 कर दे रहा हूं। अपडेट ईएमपी सेट ईएमपी सैलरी इक्वल टू 70,000 वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो अब यहां पर सैलरी 70,000 हो गई। अब अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत समझा है तो मुझे ये बताओ, जब मैं यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम माई व्यू चलाऊंगा तो इसमें ये वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी था, 500 वाला देखो यहाँ पर था ही, तो यहाँ पर इसकी सैलरी अब कितनी आएगी, 70,000 आएगी या 50,000 ही आएगी। अगर 50,000 आती है इसका मतलब है कि व्यू के अंदर अपना टेबल बना था, उसके अंदर अपने रिकॉर्ड की कॉपी बनी थी, वहां चेंज हो यहाँ चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि कॉपी अलग थी। लेकिन मैंने क्या बोला, व्यू एक वर्चुअल टेबल है, इसका अपना टेबल स्टोरेज नहीं है, ये एक्चुअल टेबल को पॉइंट कर रहा है, यानी कि व्यू काइंड ऑफ पॉइंटर। तो अगर व्यू एक्चुअल टेबल को पॉइंट करता है और एक्चुअल टेबल में चेंज हो गए हैं तो व्यू को भी चेंज मिलेंगे सर, हमने कहा। तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलना चाहिए 70,000, और यही हमें बताएगा कि व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है। ठीक है,
तो व्यू एक वर्चुअल टेबल है, एक्चुअल टेबल को व्यू हमारा पॉइंट करता है, रेफर करने वाला काम करता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? सिर्फ एक ही फायदा हुआ कि लेंथी क्वेरीज को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। लेंथी क्वेरीज लिखने के बाद जो रिजल्ट आए उसमें से भी कुछ फिल्टर करना हो तो आसानी से और फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि नेस्टेड क्वेरी से एक व्यू बन गया, जो आपने लेंथी क्वेरी लिखी थी उससे एक व्यू बन गया, उस पर फर्दर फिल्ट्रेशन कर आप आसानी से कर सकते। चलिए, तो ये कहानी हो गई हमारे यहाँ पर व्यू को लेकर। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर भी मैं व्यू में कोई भी चेंजेस करता हूं तो क्या वो एक्चुअल टेबल में होंगे या नहीं होंगे? क्या कह रहे हो सर आप? हमने कहा देखो, अपडेट माई व्यू, सेट सेट क्यों कर रहे हो? डिलीट कर दो, अपडेट माई व्यू, डिलीट डिलीट फ्रॉम माई व्यू देयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 109। तो 109 वाला डेटा मैं डिलीट करता हूँ, व्यू में तो यही नहीं। अब मुझे बताओ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी में करूंगा तो 109 वाला रिकॉर्ड आएगा कि नहीं आएगा? 109 वाला रिकॉर्ड व्यू से डिलीट हो गया, क्या ईएमपी टेबल में वो होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास अपना डेटा कॉपी था, उसके पास अपना है, इसमें चेंज हो गया उसे पता ही नहीं चल रहा है, फिर तो मतलब हो गया ना। फिर अगर व्यू वर्चुअल टेबल है मतलब उसके पास डेटा ही नहीं है, वो तो एक्चुअल टेबल को रेफर कर रहा है। अगर व्यू में चेंज करे हैं तो वो चेंज भी किसमें हो गए होंगे? आपके एक्चुअल टेबल में ही हो गए होंगे, तो डेटा तो एक्चुअल टेबल में ही है, व्यू के पास तो डेटा है ही नहीं, वो तो एक रेफरेंस है, एक पॉइंटर है बस, जो आपको एक्चुअल टेबल तक ले जा रहा है। चलो, 109 वाला यहाँ से गायब हो गया, 108 के बाद 310 ऊपर जबकि है, 108 के बाद 109 है। तो व्यू पर आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं लाइक टेबल, लेकिन वो एक्चुअल टेबल को अपडेट करेगा। जो भी ऑपरेशन टेबल पे करेंगे व्यू में रिफ्लेक्ट अपने आप हो रहा है, क्यों? क्योंकि व्यू के पास अपना डेटा है ही नहीं, व्यू तो टेबल को रेफर कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो व्यू का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमारी समझ में आ गया। आज इतना रखेंगे, मंडे को मिलेंगे, मंडे को कुछ और एडवांस लेवल की चीजें हैं एसक्यूएल के अंदर, उसको पढ़ेंगे।